हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज काफी दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो पाया हूं। पिछले कई दिनों से मैं वीडियोस तो लगातार दे रहा था, लेकिन चूंकि मैंने कहा भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कफ और कोल्ड हुआ था, तो आवाज सही नहीं आ रही थी। हालांकि अभी मैं पूर्ण रूप से अपने आप को ये नहीं कह सकता कि आवाज सही हो गई है, स्वस्थ हो गया हूं, लेकिन फिर भी चूंकि आवश्यकता है आपके लिए 18 अप्रैल को आपकी परीक्षा मेरी जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए होनी है, तो जितने आप कोशिश कर रहे हैं तो उतना ही बेस्ट देने का मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं। तो लगातार मैं सीक्वेंस में आपको वीडियो दे रहा हूं। मैं कदापि इधर उधर का हौच पौच आपको देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। जो चल रहा है सीक्वेंस में चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड मैंने वीडियो देना आपको स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन आंसर के। वैसे तो मैं लगातार वीडियो दे रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जो एजेस हुए, वो सब मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। और अब उन्हीं वीडियोस को जो मैंने दिए थे उन्हीं से संबंधित मैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी सीरीज आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के माध्यम से लेकर आया हूं। उसकी वीडियो मैं डेली दे रहा हूं, रेनेसा का दे चुका हूं। उसके बाद जो मेडिवल टाइम पर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रामा राइटिंग थी, मेरिकल, मिस्ट्री और मोरलिटी प्लेस, उनके बारे में मैंने आपको एक वीडियो दिया। शेक्सपियर साहब के मैं लगातार वीडियोस दे रहा हूं। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। उसके बाद कई महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपका उनका परिचय कराया। यहां मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, उसके बाद आज आपका वीडियो स्टार्ट करूंगा। मेरे जूनियर सुपर टेट के कई स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अधिक पैनिक हो रहे हैं। मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि साहब 25 नंबर का आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आना है और 25 नंबर में आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स एंड देयर वर्क्स आना है। तो आप मुझे ये बताइए कि कई स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, सर कौन कौन से राइटर पढ़ने हैं, कितने राइटर पढ़ने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैंने एक वीडियो दिया है आपको जिसमें कि मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया है कि आपको किन किन राइटर्स को पढ़ना है। और उस वीडियो का जो मैंने दिया है उसका नाम रखा है कि इतना पढ़ लीजिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने कौन कौन से राइटर्स बताए हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में मैं प्रश्न दे रहा हूं, समझा रहा हूं। तो चूंकि शेक्सपियर साहब के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी एज के हिसाब से बात करूं मैं, तो हमारे दूसरे नंबर पर पोइट आते हैं, नाम है जॉन मिल्टन। नाम क्या है साहब? जॉन मिल्टन। आज मैंने लिखा है जॉन मिल्टन पार्ट 1। धीरे धीरे मैं इनके अब पार्ट देना स्टार्ट करूंगा। जैसे शेक्सपियर साहब के मैं कुल मिलाकर अब तक 14 पार्ट्स थे, 15 पार्ट्स दे चुका हूं, सॉरी, जिसमें कि महत्वपूर्ण उनके जो ड्रामास हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, कोटेशंस के बारे में, उनसे महत्वपूर्ण जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनको लेकर। तो इसी प्रकार से मिल्टन साहब को आज मैं आरंभ करता हूं। मिल्टन साहब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो लेकर मैं आपके लिए आया हूं। जो इनका जनरल इंट्रोडक्शन है, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे उसके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है, ही वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608। मिल्टन साहब का जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1608 को होता है। जिस स्थान पर होता है उसका नाम है ब्रैड स्ट्रीट, और ये स्थान कहां है? लंदन में। और लंदन कहां है? इंग्लैंड में। तो साहब जॉन मिल्टन साहब का जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड में होता है। ये इनका पहला पॉइंट, जन्म की बात हो गई। दूसरी बात, हिज फादर वॉज जॉन मिल्टन एंड मदर सारा जेफरी। अब आप कहेंगे सर गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, जॉन मिल्टन और फादर का नाम भी जॉन मिल्टन। तो साहब ध्यान रख लीजिए कि जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था। ठीक, जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी क्या था? जॉन मिल्टन था। तो इनके पिता का नाम जॉन मिल्टन और माता का नाम है इनके सारा जेफरी। अब यहां मैं इनके बारे में थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं। जॉन मिल्टन साहब के फादर जो थे उन्हें एक चीज से बड़ा प्रेम था और वो था स्टडी, अध्ययन। और ये हमेशा से मिल्टन साहब जैसे ही बड़े होना आरंभ हुए, इनका पूरा फोकस रहा कि इनका पुत्र जो है वह चर्च सर्विस में जाए, रिलीजियस सर्विस में जाए, और इसलिए ये इनको पढ़ने पर बहुत अधिक जोर दिया करते थे। इस बात को मिल्टन साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है।
इसका प्रभाव यह था कि मिल्टन साहब अपने शुरुआती दिनों से ही पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक अग्रसर थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं रात में लैंप चलाकर काफी लंबे समय तक पढ़ता था, क्योंकि मेरे पिता ये चाहते थे कि मैं अध्ययन करूं। ठीक, तो जॉन मिल्टन और उनकी मां की अगर बात करूं मैं, सारा जेफरी एक रिलीजियस लेडी हैं, साथ ही साथ एक बड़े ही धनवान परिवार से इनका कनेक्शन था। तो ये है सारा जेफरी। तीसरा पॉइंट मैंने डायरेक्ट लिखा है, ही मैरिड 3 टाइम्स। मिल्टन साहब ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी साहब? 3 बार इन्होंने शादी की। पहली वाइफ का नाम था इनकी मैरी पावेल। क्या नाम था? मैरी पावेल। और मैरी पावेल से इन्होंने विवाह किया 1642 में। कब विवाह किया? 1642 में। दूसरा विवाह किया, नाम था कैथरीन वुडकॉक। क्या नाम है साहब? कैथरीन वुडकॉक। और विवाह कब किया? 1656 में। और तीसरा विवाह जो किया वो इन्होंने किया एलिजाबेथ मिन्सोल से। क्या विवाह किया? एलिजाबेथ मिन्सोल से। ठीक है ना। और एलिजाबेथ मिन्सोल से अगर मैं विवाह की बात करूं तो इनसे इन्होंने विवाह किया था 1663 में। कब किया? 1663 में। पहला विवाह मैरी पॉवेल, दूसरा विवाह कैथरीन वुडकॉक और तीसरा विवाह एलिजाबेथ मिन्सोल। अब यहां मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहता हूं। मैरी पावेल से जब इन्होंने विवाह किया, और कब विवाह किया था? 1642 में। तो इनकी जो फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल जो थी, पहली बात तो ये मिल्टन साहब से उम्र में काफी छोटी थी। ठीक है ना। मिल्टन साहब से उम्र में काफी छोटी थी। और जब ये विवाह हो गया तो इन लोगों की जो फैमिली लाइफ थी वह अच्छी नहीं चली। और इसका परिणाम यह हुआ कि मैरी जो थी वह अपने पेरेंट्स के पास वापस चली गई। तो मिल्टन साहब जो थे वह अपनी वाइफ से क्या लेना चाहते थे? उन्होंने कहा तलाक लेना चाहते थे साहब, डाइवोर्स लेना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस समय इंग्लैंड में जो कानून थे उनके अकॉर्डिंग तलाक लेना संभव नहीं था। तो इसको लेकर मिल्टन साहब ने काफी कुछ लिखा है। और मिल्टन साहब को एक निकनेम दिया गया था, मिल्टन द डाइवोर्सर। क्या नाम दिया गया था? मिल्टन द डाइवोर्सर, क्योंकि उन्होंने डाइवोर्स को लेकर काफी कुछ लिखा है। हालांकि ये विवाह जो था वो हैप्पी एंडिंग इसकी नहीं रही। 10 वर्षों तक ये लोग विवाह बंधन में जरूर रहे और इन 10 वर्षों में इनको 3 संतानों की भी प्राप्ति हुई। लेकिन ये अपने पहले विवाह से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद इन्होंने कैथरीन वुडकॉक से विवाह किया है 1656 में और लास्ट विवाह किया है एलिजाबेथ मिन्सोल से। कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो गई थी साहब बीच में ही। सॉरी, कैथरीन वुडकॉक जो थी उनकी डेथ हो गई थी बीच में। और उसके बाद इन्होंने तीसरा विवाह किया इनसे, एलिजाबेथ मिन्सोल से। यहां तक तो इनकी तीसरे पॉइंट की बात आई। चौथा पॉइंट, ये बाई प्रोफेशन क्या थे, क्या क्या काम किया करते थे? तो साहब ये पोइट थे, पहली चीज। पैम्पलेटियर थे, पैम्पलेट राइटिंग किया करते थे। हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। और साथ ही साथ एक सिविल सर्वेंट रहे हैं। क्या रहे हैं साहब? सिविल सर्वेंट। तो पोइट के रूप में तो मैं अगर कहूं अंग्रेजी साहित्य में जॉन मिल्टन से बड़ा पोइट तब से लेकर अब तक नहीं हुआ। तब से लेकर यानी कि कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ एज की मैं बात कर रहा हूं, 1603 के बाद की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हैं कि सभी पोइट्स अपने अपने क्षेत्रों में महान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि इनसे बड़ा पोइट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि मिल्टन साहब ने अपनी लाइफ में एक ऐसे एपिक का निर्माण किया
जिसको अंग्रेजी साहित्य का बेस्ट एपिक कहा जाता है, और साहब नाम है उसका पैराडाइज लॉस्ट। आज मैं वीडियो इनके जनरल इंट्रोडक्शन का दे रहा हूं। जल्दी ही मैं वीडियो मिल्टन साहब के सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट से कनेक्टेड दूंगा, ठीक है ना साहब। और देखना, आपको पैराडाइज लॉस्ट जिसने भी पढ़ा है, शायद आपको ये लगे कि बहुत क्लिष्ट भाषा है, ये है वो है, समझ में ना आया हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं पैराडाइज लॉस्ट आपको ऐसे समझाऊंगा कि बोलचाल की भाषा में आपको याद हो जाएगा। बोलचाल की भाषा में, जैसे आपको हिंदी कहानी याद है, रामायण की कहानी याद है, अगर आपको पैराडाइज लॉस्ट याद ना हो जाए तो आप मुझसे बात कहना, एक पूरा मैं वीडियो उसका दूंगा, ठीक है साहब। तो पोएट थे, पैम्फलेटियर थे, हिस्टोरियन थे, सिविल सर्वेंट थे। और साहब अगर इनको हम एजेस में डिवाइड करें कि कौन सी अंग्रेजी साहित्य की एजेस की ये मोस्ट डोमिनेटिंग पोएट रहे, तो कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ एज, इन दो एजेस की अगर मैं बात करूं, कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ एज की, तो उसके मोस्ट डोमिनेटिंग पोएट रहे हैं कौन? जॉन मिल्टन साहब। और इनका टाइम पीरियड अगर मैं लिखूं तो मैं कहूंगा 1625 टू 1660, 1625 से लेकर 1660 तक अंग्रेजी साहित्य में अगर सबसे बड़ा कोई पोइट हुआ है तो वो है साहब जॉन मिल्टन साहब। कौन है? जॉन मिल्टन साहब। स्क्रीनशॉट लें। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखा है, इन 1625 ही एनरोल्ड इन क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी कि 1625 में मिल्टन साहब एज अ स्टूडेंट पहुंचते हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। और क्राइस्ट चर्च कॉलेज कहां का है साहब? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। इन्होंने क्या किया? He took his BA degree in 1929. Sorry. हाँ, 1625 में ये एनरोल्ड होते हैं, ये एज ए स्टूडेंट पहुंचते हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, और बीए डिग्री ये जो है वह लेते हैं 1629 में, और ये अपना एमए करते हैं 1632 में। तो ये मास्टर्स थे साहब, मास्टर्स थे, क्योंकि बीए डिग्री इन्होंने 1629 में ली और एमए डिग्री मास्टर्स जो है वो किया 1632 में। यहां मैं मिल्टन साहब के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि मिल्टन साहब ऐसे राइटर थे जिनको की अपने एक ट्यूटर थे जिनका नाम था विलियम चैपल। क्या नाम था साहब? विलियम चैपल। एक बार क्या हुआ, विलियम चैपल साहब से इनकी बहस हो गई साहब, और जब बहस हो गई तो विलियम चैपल जो थे इन्होंने इनकी शिकायत कर दी, और जब शिकायत कर दी तो इन्हें ऑक्सफोर्ड कॉलेज से, यानी कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड से कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। ठीक, विलियम चैपल जो कि इनके क्या थे? ट्यूटर थे। उन ट्यूटर से इनका झगड़ा हो गया, मतलब इनका आर्गुमेंट हो गया, झगड़े से मतलब कोई लड़ाई नहीं, आर्गुमेंट हो गया। तो विलियम चैपल ने इनकी क्या की? शिकायत कर दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन्हें क्या कर दिया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि ये वापस आए और फिर उन्होंने बीए और एमए की अपनी डिग्री जो थी वो प्राप्त की। ठीक, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखा है साहब, His first published poem was, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इस पॉइंट को विशेष ध्यान से समझ लें। His first published poem was on Shakespeare। इनकी पहली पब्लिश्ड पोएम का नाम था ऑन शेक्सपियर। लिखा किसने? मिल्टन ने। प्राय ये नाम पूछा जाता है, Who wrote the poem on Shakespeare। कई बच्चे मेरे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स, मित्र, भाई, बहन, जो भी हैं आप, मैं जिससे आपको नाम से संबोधित करूं, तो ऑन शेक्सपियर जो पोएम है वो शेक्सपियर ने नहीं बल्कि मिल्टन साहब ने लिखी है, और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1630 में। कब पब्लिकेशन हुआ?
1630 में। अब यहां मैं एक और इंटरेस्टिंग बात इनके लिए बताऊंगा। इस पोएम को विच वॉज इंक्लूडेड इन द सेकेंड फोलियो ऑफ प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब, विलियम शेक्सपियर साहब का जो प्लेस थे उनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, मैंने जैसा कि आपको बताया था 1623 में जब विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया। उसी प्लेस का सेकंड फोलियो जो था शेक्सपियर साहब का वो पब्लिश हुआ 1630 में। सॉरी, वो पब्लिश हुआ कब? 1630 में। तो मिल्टन साहब की ये जो पोएम थी ऑन शेक्सपियर, इसको विलियम शेक्सपियर साहब के प्लेस के सेकंड फोलियो में स्थान दिया गया। ठीक है ना साहब, इस पोएम को। तो ऑफ शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर जो पोएम है उसका पब्लिकेशन 1630 में होता है, और ये पोएम जो है वह विलियम शेक्सपियर साहब के प्लेस का जो सेकंड फोलियो पब्लिश हुआ उसमें इस पोएम को स्थान दिया गया। अब मैं मिल्टन साहब के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता चाहूंगा, और वो फैक्ट ये था, ड्यू टू हिज फेयर कॉम्प्लेक्शन, ड्यू टू हिज फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉमा मिडिल हाइट, कॉमा कर्ली हेयर, he was sorry also called, क्या नाम था मिल्टन साहब का अगर निकनेम में कहूं? बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब, लेडी ऑफ द क्राइस्ट। क्या नाम था? लेडी ऑफ द क्राइस्ट जो है वह मिल्टन साहब का निकनेम है साहब। क्या नाम है? लेडी ऑफ द क्राइस्ट। ये है मिल्टन साहब का निकनेम। यानी कि काय के कारण? भैया साफ रंग था इनका, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, हाइट जो थी वो मिडिल हाइट थी, न ज्यादा लंबे थे और ना ठिकने थे, बाल कैसे थे? कर्ली थे। इसलिए इनके साथी जो थे, मित्र वर्ग जो थे, वो इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट नाम से पुकारा करते थे। तो आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विच इंग्लिश पोएट is also known as Lady of the Christ, and the answer is John Milton। ठीक है साहब, तो ये तो बात हो गई यहां इन चीजों की। अब थोड़ा सा दो एक बातें और जो है महत्वपूर्ण वो मैं बताना चाहूंगा, और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, परेशान ना होइए, मैं सेकंड पार्ट फिर से दे दूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है कम से कम आज मैं सोच रहा हूं बता दूं आपको। पहली बात तो यह है कि अगर मिल्टन साहब के हम पीरियड को डिवाइड करें तो इसको 3 पीरियड में डिवाइड करेंगे। मिल्टन साहब के पीरियड जो हैं उनको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे राइटिंग कैरियर को। पहला क्या है? मिल्टन साहब अपनी लाइफ में इटली गए। कहां गए? इटली। एंड रिटर्न्ड इन 1639। तो पहला तो फेज इनकी लाइफ का यह है कि मिल्टन साहब गए इटली, इटली से लौटकर आए 1639 में। तो ये इनकी राइटिंग कैरियर का ये पहला पीरियड है। दूसरा पीरियड जो है ये है रिस्टोरेशन पीरियड, और ये चला है 1660 तक का। कब तक चला? 1660 तक चला था। अब अगर इस पीरियड की बात करें हम, तो इस पीरियड में पोएट जो है मिल्टन साहब की पहचान एक ग्रेट पोएट के रूप में हुई, महान कवि के रूप में, साथ ही साथ सिविल सर्वेंट के रूप में हुई। सिविल सर्वेंट के रूप में इसलिए हुई, मैं यहां थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हालांकि मैं पीरियड्स के बारे में बता चुका हूं, कॉमनवेल्थ पीरियड, कैरोलाइन पीरियड, मैंने सब कुछ आपको बताया है। 1649 में अगर मैं बात करूं इंग्लैंड में, तो 1649 में कॉमनवेल्थ सरकार बनी है, और कॉमनवेल्थ सरकार जो थी हमारी, जो कि 1649 में आई, उसमें
जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों में थे वो हमारे मिल्टन साहब थे और 1649 में क्रोमवेल साहब जो थे उन्होंने अपनी रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई जो कि 1660 तक रही और उस गवर्नमेंट में एक सिविल सर्वेंट की उपाधि मिली थी, एक वर्ग मिला था मिल्टन साहब को। तो इस एज में इनकी पहचान एक ग्रेट पोइट के रूप में हुई और एक सिविल सर्वेंट के रूप में हुई। ये इनका दूसरा पीरियड है। और अगर हम तीसरे पीरियड की बात करते हैं जो कि नियर हिज डेथ की बात करूं, लास्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ, तो लास्ट पीरियड ऑफ जो लाइफ है इनकी, इस पीरियड में मिल्टन साहब को आज जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, वह दिन जो है वो इनके जीवन का लास्ट पीरियड है। ठीक है साहब, कैसे है वो जरा समझ लीजिए कि मिल्टन साहब जो हैं इन्होंने 1658 में पैराडाइज लॉस्ट की रचना आरंभ की। ठीक, 1658 में पैराडाइज लॉस्ट की रचना इन्होंने क्या की है, आरंभ। फिर इसको कंप्लीट किया 1665 में और फिर इसका पब्लिकेशन होता है साहब, ये होता है 1667 में। तो ये जो लास्ट पीरियड है मिल्टन साहब की लाइफ का, फेज का जो है, वह सबसे महत्वपूर्ण इनके पोइटिक कैरियर का टाइम है जिसमें मिल्टन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की और उसका पब्लिकेशन हुआ। यही उसके बाद इनकी मृत्यु से थोड़ा सा पहले 1671 में इन्होंने एक सीक्वेंस निकाला पैराडाइज लॉस्ट का और नाम दिया पैराडाइज रीगेंड। 1671 में क्या लिखा, पैराडाइज रीगेंड। और इसी 1671 में इन्होंने एक लिखा है सैमसन एगोनिस्ट्स। क्या लिखा है, सैमसन एगोनिस्ट की रचना की है। मिल्टन साहब को हम सब एक पोइट के रूप में जानते हैं, महान कवि थे, एपिक राइटर थे। आज मैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं यहां इतना बताना चाहता हूं कि मिल्टन साहब जो थे, हम जैसा कि सब जानते हैं, हमने सबने इंटरमीडिएट जब पढ़ा है तो इंटरमीडिएट में मिल्टन साहब की एक पोएम चला करती थी जिसका नाम था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जब हमने पढ़ी तो हमने उसमें टीचर ने हमें पढ़ाया था कि साहब जब मिल्टन साहब 44 वर्ष के थे तो ये अंधे हो गए थे। ठीक, तो 1652 वो था, 1652 में मिल्टन साहब ब्लाइंड हो गए। क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए थे। और इस ब्लाइंड होने के बाद भी ये इनकी महानता को उजागर करता है कि इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे महान ग्रंथ की रचना की है। ठीक है साहब, अब इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जब मैंने इनके बारे में इतना बताया है तो फिलहाल मैं आपको एक और बात बता देता हूं इनकी डेथ के बारे में कि इनकी डेथ जो है वो कब हुई। तो मिल्टन साहब की डेथ जो है वह आपकी होती है 8 नवंबर 1674 को। ये इनका डेथ टाइम है। ठीक है साहब, कब डेथ हुई इनकी, 8 नवंबर 1674 को। तो आज मैंने इनके बारे में कुछ पूरा जनरल इंट्रोडक्शन नहीं किया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी वो मैंने बताने का प्रयत्न किया। मैं कल पुनः इनका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उसमें पुनः फिर मैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा और उसके बाद में इनके सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है पैराडाइज लॉस्ट। क्योंकि आपके सवाल जो है, जो क्वेश्चन आएंगे मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट जो जितने भी हैं, वो पैराडाइज लॉस्ट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जितना कि आज मैंने बताया और कल मैं इसके बारे में बताऊंगा, इतने में पूछ लिए जाएंगे। और उसके बाद अगर वर्ग से कुछ पूछा जाएगा तो इनकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि यूपी बोर्ड में चला करती है, दूसरी पैराडाइज लॉस्ट और तीसरी सैमसन एगोनिस्ट। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब
करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।